हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं प्रेम सिंह हमारे स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं आर्थिक जीवन की उपलब्धियां। चैप्टर फर्स्ट जो हमारा +2 इतिहास की बुक में चल रहा है, प्राचीन भारत की उपलब्धियां, उसमें हम महाजनपद काल पढ़ रहे थे, उसके बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद जो गणतंत्रात्मक जो 10 राज्य थे उनके बारे में, उनकी शासन पद्धति के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट है इन दोनों की हम बात करेंगे, चाहे वैदिक काल है या महाजनपद काल है, इस दौरान जो आर्थिक जीवन की उपलब्धियां हैं। तो जैसा आपको पता है कि भारत की आर्थिक समर्थता के कारण प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है। सोने की चिड़िया कहा गया, उसकी वजह जो है हमारी उन्नत कृषि व्यवस्था है, जो हमारा व्यापार है हमारे पक्ष में था। इन सब की वजह से जो है, आर्थिक समृद्धि की वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है। गाय को वैदिक काल की अगर बात करें, वैदिक काल के दौरान गाय को जो है सबसे प्रमुख आर्थिक इकाई माना गया है। गाय को पूरे विश्व का पालन करने वाली कहा गया है। इसे अगण्य कहा गया है। जिस अगण्य का अर्थ है मतलब नॉट टू बी किल्ड, जिसे हम मार नहीं सकते हैं, मारना नहीं है उसको। उसकी वजह थी भी गाय को पूरे विश्व का पालन करने वाली माना गया है। और मूल्य की अगर इकाई की बात करें वैदिक काल के अंदर, तो मूल्य की इकाई एक गाय को माना जाता था। किसी भी चीज का मूल्य निर्धारण करना है तो वो गाय से किया जाता था। भी इस वस्तु का जो मूल्य है वो 2 गाय के बराबर है, 10 गाय के बराबर है, 100 गाय के बराबर है। और गाय ही समृद्धि का आधार मानी जाती थी। जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक संख्या में गाय है तो उसे उतना ज्यादा अमीर समझा जाता था। तो गाय को एक प्रकार से हम कहें तो आर्थिक जो सिस्टम था वैदिक काल का, तो उसकी रीढ़ थी गाय। और गाय की खोजबीन के लिए युद्ध होते थे। अगर हम वैदिक काल जब पढ़ते हैं ऋग्वेद को, अन्य ग्रंथों को, तो गायों की खोज के लिए युद्ध होते थे। गायों की रक्षा के लिए जो जनपद के लोग हैं वो दूसरे लोगों की गायें चुरा के ले जाते थे। ऐसा उदाहरण हम हमारे राजस्थान में जो मत्स्य महाजनपद है, इसकी राजधानी विराटनगर थी। तो विराटनगर के जो राजा हैं, इनका गायों समेत अपहरण कर लिया था कांगड़ा के राजा ने। ऐसा हमें इतिहास में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। तो आर्थिक समृद्धि की बात करें, जैसे एक उदाहरण हमें मिलता है वैदिक ग्रंथों से भी। इंद्र की प्रतिमा की जो कीमत है वो 10 गाय बताई गई है। भी एक इंद्र की प्रतिमा जो है पत्थर की बनी हुई, आपने मार्केट से खरीदनी है तो उसकी कीमत कितनी है? 10 गाय है। तो उससे पता चलता है भी, एक तो आर्थिक समृद्धि का भी पता चलता है भी, एक प्रतिमा के लिए कोई आदमी 10 गाय देने को तैयार है। और दूसरा हमें यह भी पता चलता है भी मूल्य निर्धारण की जो इकाई है वो गाय है। गाय के अलावा जो है दूसरा हमें पता चलता है वो निष्क। निष्क एक सोने का आभूषण था जो पहनने के भी काम आता था, आभूषण के तौर पे भी, और मूल्य की भी एक इकाई थी। जैसे बाद में आने वाले समय में मौर्य काल के बाद हम देखेंगे सोने चांदी तांबे के सिक्के आ जाएंगे मार्केट के अंदर, तो सिक्कों से मूल्य निर्धारण किया गया। तो वैदिक काल के अंदर अगर हम बात करें तो मूल्य निर्धारण की 2 चीजों की हमने बात की है, एक गाय और एक निष्क। निष्क ये एक इकाई थी, सोने का एक आभूषण था। तो ये भी एक जो है मूल्य निर्धारण की इकाई थी। इसके अंदर भी जो है वो मूल्य वस्तुओं का निर्धारण किया जाता था। बाकी आर्थिक उपलब्धियों की अगर बात करें तो खेतीबाड़ी उन्नत अवस्था में थी। उत्तर वैदिक काल में जैसे जैसे लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, स्थायी रूप से जनपद बसने शुरू हुए, तो कृषि का विस्तार हुआ और अलग अलग प्रकार की जो है कृषि कार्य शुरू किए गए। 2 जो उपज हमें कृषि से हो रही है उनको 2 भागों में हम बांटते थे। एक तो वो जो डायरेक्ट हमें वनों से प्राप्त हो रही है, और दूसरी जिसको हम कृष्ट कह देते थे, जो कृषि कार्य करके हम प्राप्त कर रहे हैं। तो 2 भागों में इनको बांट दिया जाता था। अगर कर की बात करें, राजस्व की बात करें, जो राजा लोग लेते थे, तो ये 1/6 से लेके और 1/10 भाग तक होता था वैदिक काल के दौरान। और इसके बाद वाले समय में 1/6 भाग से लेके उपज का 1/10 भाग तक जो है वो कर लिया जाता था। इसके अलावा सोने से आभूषण बनाने, अन्य कीमती धातुओं को पिघला के उनसे आभूषण वगैरह बनाने आदि बनाने की जो जानकारी है वो हमें प्राचीन ग्रंथों से मिलती है। ऋग्वेद से हमें सोने को पिघला के सोने के आभूषण बनाने की हमें जानकारी मिलती है। तो इसका मतलब आभूषण निर्माण
के बारे में, उनकी कीमत के बारे में ये सब भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हम बात कर ले सूती कपड़े की। तो जो आर्य थे, वैदिक जो आर्य थे, वो कपड़ा बनाने की कला से भी परिचित थे। तो सूती कपड़ा भी वो बनाते थे और ऊनी वस्त्र भी वो बनाते थे। तो सूती ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र बनाने की कला में वो पारंगत थे और इन वस्त्रों को बनाते थे, इनका उपयोग करते थे। तो आर्थिक समृद्धि का आधार जो है हमारा कृषि के साथ साथ उद्योग भी थे। कृषि तो है ही उन्नत अवस्था में। अगर हम बात करें, हमें वैदिक ग्रंथों में 10 बैलों द्वारा, 12 बैलों द्वारा, यूं बड़ी संख्या में 10-12 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले बड़े हल, लांगल कहा गया है हल को, और हल जोतने वाले को सीर कहा गया है, तो सीरी कहा गया है। तो ये जो है उदाहरण जो हमें मिलते हैं भी 10-10, 12-12 बैलों द्वारा खींचे जाना, 24 बैलों द्वारा खींचे जाना वाला हल, तो उससे कृषि के क्षेत्र में हमारी जो समर्थता है उसका पता चलता है। बाकी ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर जो है हमारी उन्नत कृषि व्यवस्था चली आ रही थी। कृषि के साथ साथ उद्योगों का भी विकास हुआ। हमने सूती वस्त्र उद्योग की बात की है, आभूषण निर्माण उद्योग की बात की है। इसके अलावा जो कुम्हार का जो उद्योग है बर्तन बनाने का, वो भी उन्नत अवस्था के अंदर था। इस प्रकार अन्य जो उद्योग थे वो भी उन्नत अवस्था में थे। तो आर्थिक रूप से भारत समृद्ध था। आर्थिक उपलब्धि के बाद हम बात करेंगे कला संबंधी उपलब्धियां। कला संबंधी उपलब्धियां तो वैदिक काल से लेकर महाजनपद काल तक अगर हम बात करें तो कला संबंधी हमारी क्या उपलब्धियां रही प्राचीन काल में। कला संबंधी उपलब्धियां, कला संबंधी उपलब्धियों में अगर हम बात करें तो जो जैन बौद्ध काल है, इसका योगदान प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा हमें कला के क्षेत्र में मिलता है। अगर शुरू से हम बात करें प्राचीन भारत में, बिल्कुल चले जाएं हम सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वहां भी हमें जो है हमने डिटेल से बात की है। कला के क्षेत्र में जो सैंधव लोग थे वो बहुत आगे तक गए। हमें वहां से कंस्य की मूर्तियां मिलती हैं, तांबे से भी वो जार मूर्तियां वगैरह कलात्मक वस्तुएं बनाने में दक्ष थे। हमने वहां फाइन्स की बात की थी, कीमती बर्तन मिट्टी के बने, बिल्कुल बारीक पतले कागजी जिसको हम कह देते हैं, सुंदर बर्तन उन्होंने छोटे छोटे इत्र वगैरह रखने के लिए मिट्टी के बनाए, फाइन्स जिनको हमने कहा है। तो बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। मूर्तियों के हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, पत्थर से, धातु से, सब प्रकार से वो मूर्ति कला के अंदर दक्ष थे। चित्रकला के भी हमें उदाहरण मिलते हैं, जो मोहरे वगैरह बनाने की कला है उससे उसके हमें उदाहरण मिलते हैं। इसके अलावा जो स्थापत्य कला है उसके हमें अच्छे उदाहरण जो है सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। तो प्राचीन काल से ही लगातार कला का विकास जो है चलता रहा। वैदिक सभ्यता जो ऋग्वेद में हम बात करें वापस, जो घुमक्कड़ जीवन की हमने आर्यों की बात की है, तो वहां थोड़ा हमें ठहराव मिलता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही जनपद बसने शुरू हुए तो कला के क्षेत्र में फिर वापस विकास शुरू हुआ। और महाजनपद काल के अंदर आते आते और फिर जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के जो लोग हैं उनका कला के क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान है। प्राचीन इतिहास में हम बात करें, हमें बहुत सारे बौद्ध धर्म से संबंधित ऐसे जो है स्तूप मिलते हैं, अन्य स्थल मिलते हैं, जिनमें हम बात करें कार्ले, महाराष्ट्र का जो है चैत्य ग्रह है, सबसे सुंदर चैत्य है। महाराष्ट्र और पुणे मार्ग पर रह जाता है कार्ले। सबसे अधिक कलात्मक जो है वो चैत्य है। ये लगभग हम इसको मानते हैं भी सातवाहन काल के अंदर जो है इसका निर्माण हुआ। मौर्यों के बाद जो है दक्षिण में सातवाहन युग आता है, तो तब कार्ले के चैत्य का निर्माण हुआ। इसके अलावा भांजा का चैत्य है, और इसके अलावा जो है बरहूत का स्तूप है। हम स्तूपों की बात करें, अन्य उत्तरी भारत के अंदर बहुत सारे हमें स्तूप मिलते हैं। चित्रकला की बात करें तो अजंता की जो गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं हैं, उन गुफाओं से हमें ऐसे चित्र मिलते हैं जो आज भी पूरी दुनिया के लोग जो हैं उन्हें देखने के लिए आते हैं। उनका निर्माण भी जो है गुप्त काल से लेके और लगातार बौद्ध काल से लेके और जो लगातार है गुप्त काल तक उनका निर्माण उन चित्रों का चलता रहा है। तो वहाँ बहुत सारी गुफाओं के अंदर हमें बौद्ध धर्म से संबंधित अलग अलग विषयों के ऊपर जो है चित्र मिलते हैं। इसके अलावा हमें जैसे महात्मा बुद्ध की ताम्र प्रतिमा मिली है, तो वो अपने आप में जो है एक उत्कृष्ट नमूना है कला का। जैन धर्म से संबंधित जो तीर्थंकर हैं उनकी बहुत सारी हमें मूर्तियां मिली हैं, धातु की मूर्तियां मिली हैं, पत्थर की मूर्तियां भी मिली हैं, जो है
महात्मा बुद्ध की बहुत सारी हमें पत्थर की धातुओं की प्रतिमाएं मिली हैं। तो इस प्रकार जो है मूर्तिकला का विकास, चित्रकला का विकास और स्थापत्य कला में स्पेशली जो हमने स्तूप और चैत्य, देखो दो नाम मैं ले रहा हूं, एक स्तूप और एक चैत्य, और एक हम कह देते हैं गुफा या गुहा। तो स्तूप तो जो बौद्ध धर्म के अंदर या तो जो महात्मा बुद्ध जो हुए उनके अस्थि विशेष जहां उनके द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं आदि पर जो स्तूप बनाए गए, या बाद में जो होने वाले बोधिसत्व थे उनके अस्थि विशेषों के ऊपर, या सिर्फ पूजा के लिए जो स्तूप बनाए गए, इस प्रकार की आकृति होती है। स्तूप का मतलब होता है थड़ा। तो इस प्रकार की आकृति स्तूप की होती है, चारों तरफ यूं इसके प्रदर्शना पथ बना होता है और ये स्तूप होता है। फिर हमारा कभी टॉपिक आएगा तो पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो इस प्रकार के बहुत सारे हमें स्तूप मिलते हैं। चैत्य और विहार में क्या अंतर होता है, गुहा कह दें या हम इसको विहार शब्द ज्यादा ठीक रहेगा। एक चैत्य शब्द लेते हैं हम, एक विहार लेते हैं। हैं दोनों गुफाएं। तो जिन गुफाओं को तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए निर्माण किया गया उन्हें तो हम कहते हैं विहार, और जिन गुफाओं का निर्माण जो है पूजा के लिए किया गया उनको हम चैत्य कहते हैं। अर्थात जिन गुफाओं के अंदर जो है स्तूप बनाए गए और फिर वहां पूजा अर्चना आदि का काम किया गया तो उसको हम चैत्य कह देते हैं। तो बहुत सारे चैत्य है, बहुत सारे विहार, स्तूप वगैरह हमें मिलते हैं जो बौद्ध धर्म की देन है। चित्रकला की हमने बात कर ली है। मूर्तिकला की बात करें तो खास तौर पर गंधार मूर्तिकला इस टाइम पीरियड की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पर थोड़ा हम बात कर लेते हैं। और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है हमारा, गंधार मूर्तिकला के ऊपर टिप्पणी लिखो। ये जो क्वेश्चन है जो +2 में तो लगातार अगर एक साल आ गया तो एक साल छोड़ के फिर रिपीट होता रहता है। गंधार मूर्तिकला की बात करें तो दो अलग अलग जो है कलाओं के मिलने से, उनके समन्वय से एक नई मूर्तिकला का जन्म हुआ है जिसे हम गंधार मूर्तिकला कह देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में भी हमारे ये टॉपिक आएगा। गंधार मूर्तिकला भारतीय और प्लस यूनानी, दो मूर्तिकलाओं के मिश्रण से बने हैं भी। और भारतीय में स्पेशली मथुरा, हमारे भारत में जो प्राचीन मूर्तिकला थी उसे हम मथुरा शैली कह देते हैं। मथुरा शैली और इसके साथ मिल गई ग्रीक अर्थात यूनानी शैली। यूनानी शैली और मथुरा शैली का जब समन्वय हुआ तो एक नई मूर्तिकला की जो शैली है निकलकर सामने आई, उसे गंधार मूर्तिकला कह देते हैं। इसका नाम गंधार इसलिए पड़ा क्योंकि जो गंधार का क्षेत्र है, अभी हमने पिछली वीडियो में 16 महाजनपदों की बात की थी, तो जो गंधार महाजनपद है जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान जो है रावलपिंडी के उधर समीप रह जाता है, जो है पाटलिपुत्र है, तक्षशिला है। गंधार की राजधानी तक्षशिला। तो गंधार के क्षेत्र के अंदर इस मूर्तिकला का विकास हुआ तो इसका नाम हम गंधार मूर्तिकला कह देते हैं। इसका सब्जेक्ट भारतीय था लेकिन मूर्तियां बनाने का जो तरीका था वो यूनानी था। इस मूर्तिकला के अंदर जो है सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां बनाई गई। अब सब्जेक्ट भारतीय हो गया ना, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई, लेकिन उन मूर्तियों को बनाने का जो तरीका था वो यूनानी था। जैसे यूनानी मूर्तिकला की खासियत में अगर हम बात करें, भी घुंघराले बाल वो बनाते हैं, जो शरीर है उसको ज्यादा हष्टपुष्ट दिखाने का प्रयास करते हैं। वस्त्र, मोटे वस्त्र मूर्ति में मान लो ओढ़े हुए हैं, जैसे महात्मा बुद्ध की मान लो मूर्ति बनाई जा रही है तो मोटे वस्त्र उन्होंने ओढ़े हुए हैं और वस्त्रों के अंदर से जो शरीर के उभार हैं वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये सब खासियत है जो यूनानी मूर्तिकला की, तो ये सब हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जो मथुरा हमारी मूर्तिकला थी, विशुद्ध भारतीय मूर्तिकला, इसके अंदर जो चेहरा होता था मूर्ति का उसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। तो आगे भी हम इसकी बात करेंगे, इसका भी जो है विकास हुआ। ये हमारी कला संबंधी जो है प्राचीन भारत की उपलब्धियां हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विज्ञान से संबंधित उपलब्धियों की। विज्ञान से संबंधित उपलब्धियां,
विज्ञान से संबंधित उपलब्धियां। विज्ञान से संबंधित उपलब्धियों के अंदर इसमें हम विज्ञान में चिकित्सा विज्ञान की बात करेंगे, गणित की बात करेंगे, खगोल की बात करेंगे, भौतिक रसायन विज्ञान की बात करेंगे। अलग अलग पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी चिकित्सा विज्ञान की। चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान के अंदर अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में जो डॉक्टर होते थे, जो लोग इलाज करते थे, उन्हें वैद्य या भिषज कहा जाता था, या वैद्य शब्द इस्तेमाल किया जाता था। चिकित्सा के क्षेत्र में जो भारतीयों की प्रगति है वो समकालीन दुनिया की बात करें तो उनसे बहुत ज्यादा एडवांस थी। देखो, साइंस के क्षेत्र में हम बहुत ज्यादा आगे थे बाकी दुनिया से। अभी हम आगे गणित की बात करेंगे, खगोल की बात करेंगे, तो बाकी दुनिया से हम बहुत ज्यादा एडवांस थे। इसी वजह से हमारी आर्थिक समृद्धि थी, इसी वजह से हमारी सांस्कृतिक समृद्धि थी। विश्व गुरु कहा गया, भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। तो चिकित्सा संबंधित जो ज्ञान है भारत को, वो बहुत पहले से था और बहुत उन्नत दर्जे का था। मुख्य रूप से हम तीन जो है महर्षियों की यहाँ पर बात करेंगे। एक तो चरक, महर्षि चरक की बात करेंगे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की। महर्षि चरक जो हैं ये कुषाण काल में हुए, और कुषाण काल के जो प्रमुख शासक हैं कनिष्क, तो कनिष्क के दरबार में थे महर्षि चरक। चरक ने चरक संहिता की रचना की, जो आयुर्वेद का एक प्रमुख ग्रंथ है। दूसरा महत्वपूर्ण हम नाम लेते हैं धन्वंतरी का। जो धन्वंतरी हैं, तो ये जो है प्रमुख आयुर्वेदाचार्य हुए हैं, जिन्होंने आयुर्वेद की रचना की और समस्त बीमारियों का जो है इलाज बताया है। इसके अलावा हमारे पास महर्षि सुश्रुत संहिता आती है, इनकी संहिता शल्य चिकित्सा का ये जो है हमारे पास ग्रंथ है। प्रथम जो हमारा वेद है ऋग्वेद, उसका उपवेद हमारे पास है आर्युवेद। प्रथम जो ऋग्वेद है उसका उपवेद हमारे पास आर्युवेद है। आर्युवेद के अंदर जो है समस्त बीमारियों का कारण, उनका उपचार, उनका बचाव, ये सब के बारे में हमारे पास डिटेल से जानकारी उपलब्ध है। चारों वेदों में अगर हम बात करें तो जो चौथे नंबर पर हम बात करते हैं अथर्ववेद, तो अथर्ववेद के अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियों की और अलग अलग विधियों से बीमारियों का इलाज करने की कुछ विधियों की हमें जो सबसे पहले चारों वेदों के अंदर बात करें तो अथर्ववेद के अंदर हमें जानकारी मिलती है। उपवेद की हमने बात की है, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आर्युवेद है। ऐसा कहा जाता है भी जो ब्रह्मा से अश्विनी कुमारों को जो है आर्युवेद की शिक्षा मिली, और फिर अश्विनी कुमारों ने जो है हिमालय पर आके जड़ी बूटियों को उगाया, और फिर आगे उन्होंने इस प्रकार जो है आगे से आगे जो चिकित्सा का ज्ञान है पहुंचा है। अभी आगे हम थोड़ा डिटेल से इस पर बात करने वाले हैं। विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियों में सबसे पहले हम बात करेंगे चिकित्सा विज्ञान की। चिकित्सा के क्षेत्र में जो भारतीयों का ज्ञान है वो प्राचीन काल से ही उन्नत अवस्था में था। ऋग्वेद में कई जगह हमें भिषज शब्द जो है मिलता है, बारी बारी भिषज। भिषज शब्द वैद्य के लिए या चिकित्सक के लिए काम में लिया गया है। एक जगह प्रसंग आता है भी एक भिषज द्वारा एक व्यक्ति के टूटे पैर का इलाज किया जा रहा है। तो इससे पता चलता है भी ऋग्वेद काल के दौरान भी जो चिकित्सा विज्ञान है वो उन्नत अवस्था में था। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सबसे पहले जो है ब्रह्मा ने चिकित्सा का ज्ञान जो है वो भास्कर को दिया, और भास्कर ने फिर आगे अश्विनी कुमारों को, उन्होंने अपने चिकित्सा दर्शन का विकास किया, फिर अश्विनी कुमारों को दिया। अश्विनी कुमारों ने आगे इसका प्रचार प्रसार किया और हिमालय पर पर्वतों पर जो जड़ी बूटियां हैं वो उत्पन्न की। इस प्रकार हमें जो है प्राचीन प्रसंग मिलते हैं। अगर चिकित्सा विज्ञान से संबंधित ग्रंथ की बात करें तो आर्युवेद जो है भारत का
आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है दुनिया का, और न केवल मनुष्य बल्कि समस्त प्राणियों के रोग, उसके उपचार की विधि, जड़ी बूटियां वगैरह सब चीजों की हमें विस्तार से जानकारी आयुर्वेद से मिलती है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद का क्या है? ये आयुर्वेद उपवेद है। चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो हैं, इन चारों के उपवेद भी हमें मिलते हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है चिकित्सा के क्षेत्र में। 3 प्रमुख आचार्य हुए हैं चिकित्सा के क्षेत्र में भारत में प्राचीन काल में, जिनकी बड़ी अमूल्य देन है। उन तीनों की बात करें तो सबसे पहले चरक, महर्षि चरक, इनका ग्रंथ है चरक संहिता। ये कुषाण काल में हुए। कुषाणकालीन शासक कनिष्क, दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसके बारे में, कनिष्क के दरबार में थे आचार्य चरक। इन्होंने चरक संहिता लिखी, जिसमें आयुर्वेद का ये एक ग्रंथ है। समस्त रोगों के नाम हैं, उनके उपचार की विधियां, जड़ी बूटियां और वो कहां से प्राप्त होंगी, सारा हमें डिटेल में पता चलता है। आयुर्वेद की ये खासियत है, उसमें रोग का कारण भी बताया गया है, रोग के नाम भी बताए गए हैं, उपचार की विधि भी बताई गई है, और अगर उस विधि के लिए किसी जड़ी बूटी की आवश्यकता है तो वो कहां पर मिलेगी, कैसी वो होती है, वो सब डिटेल हमें मिलती है। और आगे फिर इन फ्यूचर उस रोग से बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं, पूरा। तभी हम कहते हैं ना भी आयुर्वेद बीमारी की जड़ पर प्रहार करता है। बल्कि एल्यूपैथी जो हम आजकल टेबलेट लेते हैं, एल्यूपैथी के अंतर्गत आता है। ये तुरंत जो है मनुष्य को रिलीफ देता है। ऐसा नहीं है आयुर्वेद तुरंत रिलीफ नहीं देता है। कई जगह पर हम देखते हैं आयुर्वेद भी तुरंत रिलीफ देता है, लेकिन आयुर्वेद बीमारी की जड़ पर काम करता है, और एल्यूपैथी जो है वो एक बार टेम्परेरी तौर पर राहत देने का काम करती है। चरक के बाद दूसरे जो हैं वो हैं महर्षि धन्वंतरी। तो आचार्य धन्वंतरी ये गुप्त काल में हुए हैं भी। गुप्त काल के दौरान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जो हुए हैं, उनके दरबार में थे। उनके नवरत्नों में से एक थे जो आचार्य धन्वंतरी। तो इनका भी प्रमुख योगदान है भी। तीसरे हुए हैं आचार्य सुश्रुत। इनके ग्रंथ का नाम है सुश्रुत संहिता। ये सर्जन थे भी। सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा का ग्रंथ है, सर्जन थे, ऑपरेशन करते थे लोगों के। सुश्रुत संहिता के अंदर हमें शल्य चिकित्सा के लिए, सर्जरी के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है, किस प्रकार के ब्लेड, कैंची वगैरह जिनकी आवश्यकता हमें होती है, उनकी भी पूरी सूची हमें सुश्रुत संहिता के अंदर मिलती है। हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में सचित्र वर्णन है। सारे औजारों के नाम हैं, उनमें कैसे होने चाहिए, किस धातु के बने होने चाहिए, कैसे उनका शुद्धिकरण करके और फिर कैसे शल्य चिकित्सा करनी है। तो प्राचीन काल के, इतने प्राचीन टाइम में जहां आज पूरी दुनिया जो है सर्जरी को, ऑपरेशन को इस नए युग की, आधुनिक युग की देन मानता है, वहीं हम प्राचीन ग्रंथों को उठा के देखें तो अत्यंत प्राचीन काल में भी भारत में ऐसे आचार्य हुए सुश्रुत, जिन्होंने सुश्रुत संहिता नामक पूरा एक ग्रंथ लिख डाला है। और ये ग्रंथ स्पेशली शल्य चिकित्सा पर है। इसके अलावा अगर बात करें हम, बहुत सारे अलग अलग विद्वानों ने आने वाले टाइम में इन तीनों, चरक, धन्वंतरी और सुश्रुत, ये 3 प्रमुख नाम मैंने लिए हैं। इनके अलावा और बहुत सारे जो हैं आयुर्वेद के आचार्य लगातार जो है होते गए हैं, और उन सबका भी योगदान है। उन्होंने लगातार इस आयुर्वेद की जो परंपरा है, जो ऋग्वेद काल से चली आ रही है, उसको वर्तमान समय तक जिंदा रखा है। आज वर्तमान समय में भी अगर हम बात करें तो जो आयुर्वेद है, और वो आज भी लोगों को अच्छा करने का, लोगों की चिकित्सा करने का काम कर रहा है, और आज भी सबसे कारगर साबित होता है। आने वाले समय में अनेक विद्वानों ने, जैसे हाथियों की चिकित्सा के लिए, घोड़ों की चिकित्सा के लिए, मवेशियों की चिकित्सा के लिए, अलग अलग जानवरों के लिए भी उनके ऊपर उनकी बीमारी, लक्षण वगैरह। हमारे राजस्थान की बात करें तो हम एक लोक देवता की बात करते हैं, पाबूजी महाराज की, जिन्होंने ऊंटों के इलाज की विधि बताई। तो इस प्रकार अनेक हमारे यहाँ जो प्राचीन ऋषि मनीषी हुए, जिन्होंने अलग अलग जो है जानवरों से बीमारियों से संबंधित
बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनमें उनसे उनको होने वाली समस्त बीमारियों के लक्षण और उनके उपचार की विधियां बताई गई हैं। तो इस प्रकार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जो हमारा ज्ञान है, ये प्राचीन काल से ही पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। इसके अलावा आयुर्वेद के त्रिधातु सिद्धांत है, त्रिदोष सिद्धांत है, जो पुरुष प्रकृति संबंध वगैरह अनेक सिद्धांत हैं जो आज भी अनुकरणीय हैं। इसके अलावा जैसे हमने चरक की बात करी, तो आचार्य चरक ने एक अच्छे चिकित्सक के, एक अच्छे भिषज के 6 गुण बताए हैं, आज भी हमारे लिए वो अनुकरणीय है। तो इस प्रकार चिकित्सा के संबंध में जो हमारा ज्ञान है वो प्राचीन काल से ही उन्नत था और आज भी चल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गणित की। विज्ञान के क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, विश्व गुरु कहा गया। ये सब हमारे ज्ञान विज्ञान की वजह से इसका भी एक रोल है। चिकित्सा के क्षेत्र में हमने बात की भी, आज भी वो चीजें बहुत ज्यादा काम की हैं और वहां तक कई तो ऐसे उपचार हैं रोगों के, वहां तक आधुनिक साइंस नहीं पहुंची अभी तक भी। तो आप सोचो भी, जिन चीजों की खोज हमारे यहाँ 2000 वर्ष से भी पहले हो गई, वहां साइंस आज पहुंच रही है, तो हम कितना आगे हैं दुनिया से। गणित के क्षेत्र में हम समकालीन विषयों से बहुत आगे थे। आगे हम रसायन, भौतिक, खगोल के बारे में बात करेंगे, हम बहुत आगे थे। इसी वजह से भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। गणित की अगर बात कर लें, गणित के क्षेत्र में भारतीयों की प्रमुख देन, अगर बात करें विक्रमी संवत के आसपास की, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की, तो उस टाइम तक भारतीयों को 10 की घात 53 तक, 10 की घात 53, 10 की घात 53 का अर्थ है भी 1 के आगे 50 और 3 53 जीरो हमने लगाने हैं। इतनी बड़ी जो संख्या ये बनेगी, इतनी बड़ी संख्या के लिए फिक्स नाम यहां तक 1 से लेके 1, फिर 10 की घात 1 10, 10 की घात 2 100, 10 की घात 3000, यूं 10 की घात लगातार बढ़ती जाती थी। और 10 की घात 53 तक के अंकों के लिए अलग अलग नाम की जो व्यवस्था है विक्रमी संवत के आसपास हमें प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में मिलती है। और तब अगर समकालीन विषय की बात करें यूनान की सभ्यता की, तो यूनानी जो है वो 10 की घात 4 तक ही लिखने में समर्थ थे। 10 की घात 4 तक का ही उन्होंने नामकरण किया था। हमें देखो कितनी बड़ी बड़ी पश्चिमी विद्वानों की कोटेशन आपको पढ़ने को मिलेगी। आपने पिछली क्लास में कक्षा 11 के अंदर आपने यूनान की सभ्यता में पढ़ा होगा भी, अनेक विद्वानों ने कहा है भी आधुनिक मशीनों को छोड़कर ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो हमें यूनान की सभ्यता से ना मिलता हो। लेकिन ये हम एक तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं भी विक्रमी संवत की शुरुआत के आसपास तब भारतीयों को 10 की घात 53 तक का ज्ञान था, तब यूनानियों को केवल 10 की घात 4 तक का ही ज्ञान था। इससे अगर हम थोड़ा और प्राचीन काल तक चले जाएं तो यजुर्वेद के अंदर 10 की घात 12, देखो आप वैदिक काल में चले गए हैं, यजुर्वेद में 10 की घात 12 तक के अंकों को लिखने के ज्ञान की बात हमारे सामने आती है। एक पश्चिमी विद्वान हुए हैं विल ड्यूरेंट। विल ड्यूरेंट ने किताब लिखी है सभ्यताओं का इतिहास। सभ्यताओं का इतिहास। इस किताब के अंदर विल ड्यूरेंट ने यह कहा है भी 1 से लेके 10 तक के अंकों से, 1 से 1 2 3 और 9 और फिर 1 और 0 मिलके बनता है 10। 1 से लेके 10 तक के अंकों से किसी भी संख्या को लिख पाने की जो अद्भुत क्षमता है, इससे जो दुनिया का परिचय है वो भारत के लोगों ने करवाया है। ये विल ड्यूरेंट कहते हैं भी भारत के लोगों की ये विश्व को बड़ी अनूठी देन है भी आप कितनी बड़ी संख्या हो उसको आप केवल 10 ही अंकों से लिख सकते हैं। हम लिखते हैं ना, हमने कितनी बड़ी, मान लो मैंने लिखना 7,23,543, तो ये मैंने जो लिखा है अब इसमें अंक तो 1 से लेके आपको भी पता है 9 तक ही आने हैं, 9 और 10वां 0। तो ये कला जो है
अब आप कहोगे भी इससे पहले फिर लोग कैसे लिखते थे, तो वो जैसे मान लो किसी सभ्यता के लोगों को 20 तक का ज्ञान है तो 40 लिखना है तो 20-20 दो बारी, 200 लिखना है तो 20-20 10 बार लिखते थे, 200 होता था। जैसे हम हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो गणित के अंकों के लिए प्रतीकों का प्रयोग उसमें हुआ है, लेकिन आने वाले समय में 1 से लेकर 10 तक के अंकों का। गणित के क्षेत्र में अगर प्रमुख उपलब्धियों की बात करें भारत की, तो सबसे पहली उपलब्धि शून्य, जीरो की खोज भारतीयों ने की, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने बात की प्रथम शताब्दी तक 10 की घात 53 तक के अंकों को लिखने का, और इनका नाम निर्धारण भारतीयों ने किया। नेक्स्ट बात करें तो दशमलव पद्धति जो है, ये भारतीयों की एक बड़ी देन है दुनिया को। दशमलव पद्धति, दशमलव पद्धति का जो ज्ञान है ये दुनिया को भारतीयों के द्वारा दिया गया। इसके अलावा पाई का मान जो हम 3.1416, ये 4 अंकों तक पाई का एग्जिट मान प्राचीन काल में ही हमारे आचार्यों ने निकाल दिया था। वर्तमान युग के अंदर जब दोबारा से यूनान के अंदर गणितज्ञ हुए, उन्होंने पाई का मान निकाला तो इतना ही निकाला, वर्तमान समय के अंदर गणितज्ञों ने निकाला तो इतना ही। लेकिन अब चलो सुपर कंप्यूटर की मदद से दशमलव के आगे लाखों अंकों तक पाई का मान निकाल लिया गया है, लेकिन प्रथम 4 अंक हमें ये मिलते हैं 3.1416। तो ये 4 अंकों तक पाई का जो फिक्स मान है, ये भले टाइमों में ही 5वीं शताब्दी में ही हमें आर्यभट्ट ने करवा दिया था। किस विद्वान ने करवाया हमें? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट का, भास्कराचार्य का, इनका गणित के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। हमें भास्कराचार्य का ग्रंथ मिलता है ना लीलावती, आर्यभट्ट का ग्रंथ हमें 10 गति का सूत्र आर्यभट्टियम वगैरह मिलता है। तो आर्यभट्ट उस विद्वान का नाम है जिसने 5वीं शताब्दी के अंदर हमें जो है 3.1416 बताया। अब आप हिसाब लगाइए भी, आर्यभट्ट ने उस समय जब पूरी दुनिया में किसी को पृथ्वी के आकार के बारे में पता नहीं था, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था भी, जब पुनर्जागरण हम यूरोप में पढ़ते हैं 13वीं से 15वीं शताब्दी में, पुनर्जागरण के दौरान जब वहां पर लोगों ने, हम विद्वानों की बात करते हैं, उन्होंने कहा भी धरती गोल है, तो उनको जिंदा जलाने का काम किया गया। कोपरनिकस से पहले वाले विद्वानों की हम बात करते हैं जिन्होंने दावा किया, गैलीलियो वगैरह को, तो उनको भी धमकाया गया लाके, अनेक विद्वानों को जिंदा जलाया गया, क्योंकि उन्होंने अपराध क्या था, उन्होंने कहा भी धरती गोल है। अब बाइबल की अवधारणा इस चीज से मैच नहीं खाती थी, वो धरती को गोल नहीं मानते थे, उनका मानना था भी धरती सपाट है। इसीलिए ज्यादा लंबी समुद्री यात्राओं की इजाजत जो है चर्च से नहीं मिलती थी, भी ज्यादा आगे जाओगे तो जहां पर धरती खत्म होगी समुद्र, वहां नीचे गिर जाओगे। लेकिन भले टाइमों में आर्यभट्ट ने बताया भी पृथ्वी गोल है, अपने अक्ष पर वो घूमती है और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये सब चीजें उन्होंने बताई हैं। तो ये गणित के क्षेत्र में हम बात कर रहे थे, शून्य दुनिया को हमारी देन है, दशमलव पद्धति देन है, पाई का मान देन है, 1 से लेकर 10 तक के अंकों से किसी भी संख्या को लिखने वाली जो पद्धति है, ये हमारा देन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है खगोल एवं ज्योतिष विज्ञान। तो जो हमारे प्राचीन अन्वेषक हुए, उन्होंने अपनी निरीक्षण शक्ति के आधार पर सूर्य, चंद्रमा, तारे, इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। प्राचीन भारत की जो पंचांग प्रणाली है, उससे ये स्पष्ट होता है कि जो हमारे विद्वान थे उनको सटीक जानकारी थी ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, पृथ्वी की गतियों के बारे में, सूर्य और चंद्रमा की गतियों के बारे में। जैसा जो प्राचीन हमारी पंचांग प्रणाली है, उससे हमें पता चलता है, जिसके अंतर्गत 12 राशियां, 27 नक्षत्र थे, 30 दिन का मास था, 30 दिन का चंद्रमास था, और 12 मास का वर्ष, और फिर चंद्रमास और सूर्य मास, सौर वर्ष जो अभी हम कैलेंडर में लेते हैं, इन दोनों के समन्वय के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष एक दिन अतिरिक्त जोड़ा जाता था। जैसे अपने लीप ईयर होता है, तो वहां एक पुरुषोत्तम मास का सिस्टम था, भी पुरुषोत्तम मास आता था, उसमें एक दिन एक मास में अधिक होता था। तो ये जो पूरी भारतीय पंचांग की गणना है, जिसके अंतर्गत हमने बात की 12 राशियां, 27 नक्षत्र, 30 दिन का चंद्रमास, 12 मास का वर्ष, चंद्रमास और सूर्य सौर वर्ष के समन्वय के लिए
पुरुषोत्तम मास वाली व्यवस्था, तो इन सबसे बिल्कुल स्पष्ट होता है। और हम जैसे आर्यभट्ट की पहले बात कर चुके हैं, उन्होंने जो अपना 10 गति का सूत्र ग्रंथ लिखा है, उन्होंने बताया भी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी गोल है और चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। इस प्रकार से नक्षत्रों के बारे में, ग्रहों के बारे में, उनकी गति के बारे में हमारे विद्वानों को सटीक जानकारी थी। लगभग 5वीं शताब्दी तक ये पूरी सटीक जानकारी हमें मिलती है, जबकि यूरोप में यही जानकारियां हमें 14वीं शताब्दी के बाद मिलनी प्रारंभ होती हैं। तो खगोल और ज्योतिष दोनों में ही जो हमारा विज्ञान है, भारतीय जो परंपरा है, उसके अंदर प्राचीन काल से ही हमें लगातार स्रोत मिलते हैं। और 5वीं शताब्दी तक ऐसे अनेक विद्वान हो चुके हैं जिनमें भास्कराचार्य का नाम है, आर्यभट्ट का नाम है, हम ब्रह्मीर का नाम लेते हैं। ये सारे वो विद्वान हैं जिन्होंने इन नक्षत्रों की गति के ऊपर काम किया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रसायन और भौतिक विज्ञान। रसायन और भौतिक विज्ञान। रसायन विज्ञान व भौतिक विज्ञान, इन दोनों विज्ञानों के बारे में जो जानकारियां हमें मिलती हैं उनकी हम बात करेंगे। भौतिक विज्ञान की अगर बात करें तो दो विद्वानों का हम नाम लेते हैं। एक तो प्रशस्तपाद, इनका ग्रंथ है पदार्थ धर्म संग्रह, पदार्थ धर्म संग्रह। दूसरे हैं व्योम शिवाचार्य, ये दूसरे विद्वान है व्योम शिवाचार्य, इनके ग्रंथ का नाम है व्योमवती। तो इन दोनों ग्रंथों से, पदार्थ धर्म संग्रह और व्योमवती, ये दोनों ग्रंथ 5वीं शताब्दी के हैं। इन ग्रंथों से हमें भौतिक विज्ञान के जिन सिद्धांतों के बारे में पता चलता है, वो फिजिक्स के जो सिद्धांत हैं, वो जो भौतिक विज्ञान के सिद्धांत हैं, वो यूरोप में हमें 14वीं शताब्दी के बाद मिलने प्रारंभ होते हैं। तो अब हम इस समय का जो गैप है ये अंदाजा लगा सकते हैं भी हम बाकी दुनिया से जो हमारे विद्वान हैं उनकी जो रिसर्च थी वो कितनी एडवांस थी, कितनी आगे थी। रसायन विज्ञान की अगर बात करें तो महर्षि कणाद का नाम आता है, महर्षि कणाद। परमाणु, एटम, आज की दुनिया में जो है साइंस के अंदर, अत्याधुनिक साइंस के अंदर जो एटम है उसके बारे में बड़ी डिटेल से वैज्ञानिकों ने काम किया है, एटम बम का निर्माण भी किया है। आज हम जानते हैं भी प्रत्येक जो अणु है, प्रत्येक जो पदार्थ है वो अणुओं से मिलकर बना है और अणु जो है वो एटम से, परमाणुओं से जो है मिलकर बने हैं। लेकिन महर्षि कणाद ने प्राचीन काल के अंदर ही जो पदार्थ के संगठन के बारे में उन्होंने ये डिटेल से बताया, पदार्थ के मैटर के बारे में और एटम के बारे में उन्होंने बताया, उसके संगठन के बारे में बताया, परमाणुओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया छोटी से छोटी इकाई जो है जिसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता है उसको हम परमाणु कहेंगे। तो ये सब अवधारणाएं जो महर्षि कणाद ने बहुत प्राचीन काल में प्रस्तुत की पदार्थ के बारे में, जो आधुनिक रसायन विज्ञान की जो है रीढ़ है। इसके अलावा हमारे पास ये तो साहित्यिक प्रमाण है, हमारे पास जो भौतिक रूप में हमारे पास उपलब्ध प्रूफ है इसके पक्ष में, वो है मेहरौली का लौह स्तंभ। एक अच्छा क्वेश्चन भी है हमारे इतिहास का, मेहरौली का लौह स्तंभ वर्तमान में कहां स्थित है? ये मेहरौली का लौह स्तंभ वर्तमान में दिल्ली के अंदर जो कुतुब मीनार परिसर है उसके अंदर स्थित है। ये मेहरौली का लौह स्तंभ एक लोहे का स्तंभ है और उसके ऊपर एक चंद्र नाम के राजा का लेख खुदा हुआ है। चंद्र, उस राजा की पूरी उपलब्धियां दी हुई हैं और नीचे सिर्फ चंद्र लिखा हुआ है। जो उपलब्धियां इस लौह स्तंभ पर दी गई हैं वो उपलब्धियां गुप्त काल, गुप्त वंश के जो महान शासक हुए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, उनकी उपलब्धियों से मेल खाती हैं। तो इस चंद्र का जो व्याकरण है वो विद्वानों ने, जो इसका समीकरण है चंद्र का, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ सेट किया है समीकरण को। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन है इस स्तंभ में। और खासियत क्या है, अब आपको कि हम रसायन विज्ञान की बात कर रहे थे, बीच में ये स्तंभ कहां से आ गया? तो ये लोहे का स्तंभ है और
लगभग ये आप गुप्त काल का है तो आप कह सकते हो भी 4वीं शताब्दी का है और अभी 20वीं शताब्दी चल रही है, तो पिछले 1600-1700 वर्षों से लगभग ये खुले में खड़ा है ये स्तंभ, अभी तक इसको जंग नहीं लगी है। इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद भी इस लोहे के स्तंभ को इतनी जो है आंधी तूफान वर्षा सारी इसके ऊपर होती है और उसको सह रहा है लेकिन जंग नहीं लगी है, वो इस बात का उदाहरण है भी उस टाइम गुप्त काल के दौरान हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक थे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वो इतने आगे थे, इस प्रकार से वो अयस्क का शोधन करके धातु बनाने में सक्षम थे। ऐसा उन्होंने धातु का ये लोहे का स्तंभ बनाया है जिसको आज भी जंग नहीं लगी है। इस प्रकार के जो है बनाना आज के साइंस के युग में भी लोहे से इम्पॉसिबल है। सफेद लोहे के उदाहरण हमें इतिहास में कई जगह मिलते हैं। हम यूनानियों का इतिहास जब पढ़ते हैं, जो यूनानियों ने जब भारत पर आक्रमण किए, सिकंदर ने आक्रमण किया, सिकंदर के साथ जो उसके इतिहासकार आए हैं तो उन्होंने भी इस बात का वर्णन किया है भी हमने सफेद लोहे की जो तलवारें हैं वो भारत में देखे हैं। तो इस प्रकार का लोहा, ये कभी फिर डिस्कस करेंगे, लंबा चौड़ा टॉपिक है। भारत में इस प्रकार के लोहे का निर्माण किया जाता था। तो रसायन के क्षेत्र में भी और भौतिक के क्षेत्र में भी, इन दोनों क्षेत्रों में भी भारत बहुत आगे था। सार रूप में अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, जंगलों के अंदर उनके आश्रम थे, वो समाज से दूर जंगल में रहते थे वहां आश्रम में, लेकिन उनके वो आश्रम पूरी मानव सभ्यता के लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करते थे। वो वहां बैठकर पूरी दुनिया के लिए, इस समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए, उनके जीवन को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए और सब क्षेत्रों के अंदर उन्होंने आगे से आगे बहुत सारी रिसर्च की और इस ज्ञान विज्ञान को आगे से आगे बढ़ाया। भारत का जो प्राचीन काल के अंदर जो भौतिक उन्नति है, इसके मूल में धर्म था, धर्म से जुड़ी हुई थी, धर्म के अनुसार थी, लेकिन बहुत ज्यादा भौतिक उन्नति जो है भारत ने की। इसके अलावा हम, जैसा आप सब जानते हैं भी, प्राचीन काल में भारत के जो विश्वविद्यालय थे तो पूरी दुनिया से, अलग अलग देशों से जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ने के लिए उनके अंदर आते थे। दो प्रमुख नाम हम लेते हैं, एक तो जो ईसा पूर्व से चला आ रहा था तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहां पे जो चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक हुए हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, उन्होंने भी वहां से शिक्षा प्राप्त की। उनके जो गुरु थे, जिन्होंने चाणक्य जिनको हम कह देते हैं या कौटिल्य कह देते हैं, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा है जिन्होंने, वो वहीं प्रोफेसर थे। तो वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर भी अलग अलग देशों से, दूर दराज से जो है विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। इसके बाद आने वाले समय में गुप्त काल के अंदर जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो मध्य काल तक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बना रहा। तो नालंदा के बारे में हमारे पास बड़ी डिटेल से जानकारी है। नेक्स्ट चैप्टर में हम नालंदा के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो हम कह सकते हैं अभी प्राचीन काल में हमारे जो विश्वविद्यालय हैं वो आकर्षण का केंद्र थे पूरी दुनिया के लिए, और भारत भौतिक रूप से भी समर्थ था, सोने की चिड़िया था, और अपने ज्ञान विज्ञान, अध्यात्म के ज्ञान के लिए, अन्य जो अलग अलग साइंस हैं इनके ज्ञान के लिए बहुत एडवांस था, एडवांस जाना जाता था। इसीलिए उसको विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। और इसी वजह से जो मनु हैं उन्होंने कहा है भी पूरी दुनिया से जो लोग हैं अपने चरित्र निर्माण के लिए भारत के ज्येष्ठ जनों के पास जो है मार्ग प्राप्त करने के लिए ज्ञान का यहाँ आते थे। तो ये सब जो है प्राचीन भारत की उपलब्धियां इस पूरे चैप्टर के अंदर पिछली जितनी भी वीडियो हैं उनके अंदर हमने बात की है। अगली वीडियो से हम जो कक्षा 12 का दूसरा चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।